मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है आपके बुक में अपडेट तो हो चुका है लेकिन आप नई बुकें सामने नहीं आई है, इस वजह से पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर का नंबर मैंने सेम रखा है, इसी वजह से यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 नाम मैंने लिखा है। ठीक है, अब हम समझते हैं सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर का पहले नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब इस चैप्टर को हम करेंगे सत्ता के नए केंद्र के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों में चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस के हिसाब से आपको ये चैप्टर कराया जाएगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारा चीज़ आपको करवाया जाएगा, और जितना भी हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को इस वीडियो में रखा गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आई होप सो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि सेपरेट चैप्टर वाइज आपको वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखना है, तो आप चले जाइए विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से विकास स्टडी पॉइंट ये स्पेलिंग देख के लिखिएगा तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आप अपना कोर्स ले लीजिएगा, कोर्स में अपना पढ़ सकते हैं। उसमें क्या मिलेगी आपको, एक तो चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी, चैप्टर वाइज नोट्स देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो डाउट क्लासेज आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो A to Z जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स लिखना अगर फ्री में चाहते हैं तो आप ये चले जाइए विकास स्टडी पॉइंट का जो वेबसाइट है वहाँ पे www.vikasstudypoint.com। ये जो है अभी प्रिपेयर हो रहा है, बन रहा है, और आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका सारा चीज़ इस पर मैं कंटेंट डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि PDF इसका लेना, तो PDF के लिए आप 7011912793 पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही चीज़ें उन बच्चों के लिए जो कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस है पढ़ने के लिए। अब हम बात करेंगे उन बच्चों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मार्शल योजना क्या है। चलो, मार्शल योजना से पहले मैं एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे आपको क्लियर करा दूं। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र। क्या लिखा है? सत्ता के नए केंद्र। आपने देखा जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के दौर में आपने ये देखा था। हालांकि ये चैप्टर नहीं है और मेरे हिसाब से आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं शीत युद्ध के दौर में अमेरिका था और सोवियत संघ था। अमेरिका अपना पावर दिखाना चाहता था, सोवियत संघ अपना पावर दिखाना चाहता था। अच्छा, ये चीज़ हम इसमें फर्स्ट वाले चैप्टर में ये पढ़ने वाले थे। दूसरे वाले चैप्टर में क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। इस वाले चैप्टर में हम देखते हैं कि अमेरिका भी होता है और सोवियत संघ भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तीसरे वाले चैप्टर में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये चैप्टर का नाम था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अब दूसरे वाले चैप्टर में सोवियत संघ का अंत हो गया, तो बचा कौन? अमेरिका। तो यहाँ पे हम अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं कि अमेरिका ये था, अमेरिका वो था, अमेरिका ने ऐसे किया, अमेरिका ने ऑपरेशन किया, तो है ना, बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, 4 ऑपरेशन किए थे, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार में, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं। अब चौथा जो चैप्टर था सत्ता के नए केंद्र, इसमें हम ये देखते हैं कि जो उस टाइम पे शासन चल रहा था अमेरिका का, अमेरिका के मुकाबले कौन कौन से ऐसे देश हैं, अमेरिका के मुकाबले कौन कौन से ऐसे संघ हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। तो हमारे सामने ऐसे कुछ संघ निकल के आए जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, जैसे यूरोपीय संघ। कौन? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है? जैसा कि आप देख सकते हो यूरोप है, ये लिखा हुआ है ना, तो यूरोप के देशों का एक प्रकार का यूनियन है, एक प्रकार का संघ है। ऐसे ही आसियान, ठीक है, आसियान के अलावा शार्क, ठीक है, शार्क के अलावा अगर देखा जाए तो ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। इसके अलावा देखा जाए कुछ देशों में भी, जैसे कुछ देशों की अगर मैं बात करूं तो जैसे चीन टक्कर देने के लिए है, रूस देने के लिए है, इजराइल, भारत, ये सारे जो नए देश हैं जो उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
तो यही है सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से, आपका ये टॉप मतलब चैप्टर का नाम भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने डाला है, क्योंकि कई बार जो आपके टीचर हैं यही पूछ लेते हैं सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय ऐसे देशों से जो कि अमेरिका जैसे वर्चस्व वाले देशों को टक्कर देने के लिए तथा आधुनिक विश्व की नई उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आए हैं। जैसा कि अगर बात करें तो यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, रूस, चीन, इजराइल और भारत। इसमें आप देखेंगे तो ये जो यूरोपीय संघ है, जो आसियान है, जो ब्रिक्स है, जो सार्क है, ये 4 तो हो गए संघ और ये जो 4 हैं ये हैं देश। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश की उभरती हुई एक शक्ति के रूप में अस्तित्व में आ रहे हैं, तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा सत्ता के नए केंद्र। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो 8 जो देश आपको देखने 4 संघ और 4 देश देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस करता है। तो चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है, और आपको ये भी समझा दिया कि किस किस हिसाब से चैप्टर है। देखो पूरी स्टोरी के हिसाब से अगर मेरे पास पढ़ोगे तो पूरा स्टोरी के साथ आप समझोगे कि पहले चैप्टर में क्या था, दूसरे चैप्टर में उसकी स्टोरी और आगे बढ़ी, तीसरे चैप्टर में और आगे बढ़ी, चौथे चैप्टर में और आगे बढ़ी, इस हिसाब से सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्शल योजना क्या है। देखिए मार्शल योजना क्या है, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। 1918 के बीच में हुआ था, 1914 से 1918। और ऐसे ही जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945, यानी कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में। अब 1939 से 45 के बीच में युद्ध हुआ तो था, जिसकी वजह से जो यूरोप था, यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और इसी चीज को सुधारने के लिए जो अमेरिका है, अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था यूरोपीय संघ का, वो अपने नुकसान का भरपाई कर पाए, यानी कि डेवलपमेंट कर पाए। तो ये लिखा है कि मार्शल योजना क्या है, तो यूरोपीय संघ की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना की शुरुआत की थी। किस चीज के लिए की थी, ताकि वो अपना पुनर्निर्माण कर पाए। यह 1992 तक जारी रही थी, अर्थात अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की। यानी कि अगर कहा जाए तो अमेरिका ने इस चीज को किया था ताकि शीत युद्ध के दौरान जो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था उसका पुनर्गठन किया जा सके। अब यहाँ पे शीत युद्ध क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हुआ था कब हुआ था, 1948 में हुआ था और शीत युद्ध का टाइम क्या बताया था, 1945 से लेकर 1991। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे शीत युद्ध तो चल ही रहा था ना, इसी वजह से यहाँ पे शीत युद्ध लिखा हुआ है। समझ में आ गया। मार्शल योजना क्या थी, यूरोपीय संघ की आर्थिक मदद करने के लिए, ताकि उसका पुनर्निर्माण करने के लिए इस चीज की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, अप्रैल 1948 में, और 1952 तक ये चीज चला था। और यही चीज लिखा हुआ है कि अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए इस चीज को अमेरिका ने निकाला था, ताकि यूरोपीय संघ का पुनर्निर्माण हो सके। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि क्षेत्रीय संगठन से क्या अभिप्राय, इसके उद्देश्य लिखिए। तो सबसे पहले समझिए क्षेत्रीय संगठन होता क्या है। क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि लिमिटेड देशों के लिए बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देश सम्मिलित होते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता तो उसमें अनलिमिटेड देश हो सकते थे, लेकिन ये क्षेत्रीय संगठन है, इस वजह से यहाँ पे लिमिटेड देश है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये सिर्फ इन्हीं देशों के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो कि यूरोपीय संघ है, कौन है, यूरोपीय संघ है। अब यूरोपीय संघ जो है, इसमें आज के टाइम पे देखोगे तो 28 देश हैं, तो ये जो काम करती है सिर्फ 28 देशों के लिए काम करेगी। ऐसे ही आप देखते हो जो सार्क है, कौन है, सार्क है, सार्क में टोटल 8 देश हैं, तो ये काम किसके लिए करेगी, सिर्फ 8 देश के लिए करेगी। तो इसी वजह से ये है क्षेत्रीय संगठन। इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना, कम नहीं करना, काम करना। दूसरा, अपने क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से मतलब सुलझाना। तीसरा लिखा अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना। चौथा लिखा व्यापार को बढ़ावा देना, जैसे मुक्त बाजार की व्यवस्था करना, ताकि देश आपस में जो व्यापार करें उस पर टैक्स ना लगे, क्योंकि आपको पता है टैक्स लगने की वजह से जो रेट होता है वो ज्यादा हाई हो जाता है, इसी वजह से। आगे राजनीतिक सुधार लाना, ये सारा चीज क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य होते हैं। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे।
यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी हो गया जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। अब समझते हैं यूरोपीय संघ के झंडे की व्याख्या। तो आप देख सकते हो जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के झंडे की अगर व्याख्या किया जाए तो यहाँ पे देखिए यूरोपीय संघ के ध्वज में सोने के रंग के सितारों का एक घेरा है। आप देख सकते हो ये येलो रंग का है और येलो रंग होता ही है सोने का, तो इसी वजह से ये देख सकते हो 12 सितारे हैं, ठीक है। और ये किस चीज का प्रतीक है, एक सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मेल मिलाप का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, एक तरीके से एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और आगे लिखा है दूसरा पॉइंट, 12 सितारे क्योंकि 12 संख्या को वहां पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे के पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो 12 देश है ना, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार की हेल्प करेंगे। अगर एक देश पे आक्रमण होता है तो बाकी के जो देश हैं वो भी उसका मिलकर सामना करेंगे। तो इस हिसाब से ये चीजें चलती हैं। ऐसे समझते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आसियान के झंडे की व्याख्या कीजिए। ये आसियान का झंडा है। अब देखिए आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। क्या है, धान की 10 बालियां हैं जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती है। यानी कि धान की 10 बालियां हैं जो कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के एकता को इंगित करती है। आपस में मित्रता और एकता के धागे से बड़े हैं। मतलब क्या है कि एकता से एक तरीके से इसमें मित्रता और एकता है, ठीक है। आगे समझते हैं। वृत्त, ये जो वृत्त बनाई गई है साइड में आप देखते हो जो वृत्त बनाई गई है ये आसियान की एकता का प्रतीक है, ठीक है ना। तो यही चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। आज का ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस टाइम पे वहां के नेता कौन थे, ये आपको बताना है। दूसरा चीज है सोवियत संघ से अलग होने वाला सबसे पहला गणराज्य कौन था। यानी कि वो गणराज्य, सबसे पहला गणराज्य कौन था जो सोवियत संघ से अलग हो गया था। तो इन क्वेश्चन का आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इससे पहला वाला जो चैप्टर है मैंने उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया और इन क्वेश्चनों को भी करवाया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरूर इन क्वेश्चनों का आंसर देना ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देखते हैं कि यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय, यूरोपीय संघ की विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं यूरोपीय संघ के बारे में, जैसे कि आपने सत्ता के नए केंद्र में आपने देखा था यूरोपीय संघ, आसियान, इन सभी को देखा था ना। तो हम एक एक करके उन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। अब समझते हैं यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में की गई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, MCQ के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आगे समझते हैं। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, गान है, राष्ट्र दिवस है, ये सारा चीज है, ठीक है। यानी कि अपना झंडा भी है, राष्ट्रगान भी है और स्थापना दिवस भी है और मुद्रा भी है जो कि इसको शक्तिशाली स्थिति प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीति तथा सैनिक रूप से महत्व है। यानी कि अगर कहा जाए तो हर एक चीज में इनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय संघ जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर अपना वो किया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं। तो पहले थे 29 देश, अब है इसमें 28 देश। कितने देश हैं, 28 देश हैं। एक जो देश है वो कम हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि 2020 में, ठीक है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन इस सदस्य देश से हट गया है। तो इसी वजह से इस चीज को याद करके रखिएगा। तो जनवरी में 2020 में यूरोपीय संघ जो है अपने आप को, ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ में से अलग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य देश थे, एक तो ब्रिटेन था, दूसरा फ्रांस। अब ब्रिटेन तो बाहर हो गया है लेकिन फिर भी जब जिस टाइम पे था उस टाइम की विशेषता ये बात हो रही है। यूरोपीय संघ के 2 जो देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। जैसा कि आपको पता है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, जिसमें से 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं, है ना। तो अब देखिए जो 5 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी जो देश हैं उनमें से एक कौन है, ब्रिटेन है, और दूसरा कौन है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है। तीसरा कौन है, फ्रांस है। तीसरा कौन है, अमेरिका है। चौथा कौन है, चाइना है। 5वां कौन है, रसिया है। तो आप देख सकते हो ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। इस वजह से यूरोपीय संघ की पावर और बढ़ जाती है।
आगे यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी बड़ी सबसे सेना है, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है यूरोपीय संघ के पास, और यूरो वहां की करेंसी है। कहाँ की? यूरोपीय संघ की यूरो करेंसी है। तो देखिए यूरोपीय संघ में जो यूरो है, तो यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका यूरोपीय संघ का जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी करेंसी जो है, यूरोपीय संघ की करेंसी जो है वो मजबूत होती जा रही है। आगे विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी है। जो विश्व व्यापार है ना, उनमें जितना अमेरिका इन्वेस्ट करता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है जितना, उससे 3 गुना यूरोपीय संघ इन्वॉल्व होता है। आगे अगर परमाणु बमों की बात करें तो इसके पास बहुतायत परमाणु बम है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में, प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पे आता है। तो आप देख सकते हो हर एक जगह पे यूरोपीय संघ ने अपना एक महत्व, अपना छाप छोड़ रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें की। इसके अलावा देखिए एक चीज और आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की कमियां बताइए। तो कमियों, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे विशेषताएं तो बात कर लिया है, अच्छाई तो बात कर लिया, अब कुछ ना कुछ तो कमियां भी तो बात करेंगे। तो अब देखिए कमियों में अगर देखा जाए तो नए सदस्य देशों को शामिल होने को लेकर विवाद है। जब यूरोपीय संघ जो स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे लिमिटेड देश थे। कितने देश थे? लिमिटेड, मतलब 12 के आसपास थे। लेकिन धीरे धीरे आज करते करते टोटल कितने देश हो गए? 29 देश हो गए। तो 29 देश हो तो गए, लेकिन जो पुराने देश हैं वो इस बात से नाराज हैं कि आप नए देशों को इसमें शामिल मत कीजिए। तो यही चीज लिखा है कि सदस्य देशों को शामिल, जो नए सदस्य देश हैं उनको शामिल करने को लेकर विवाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि जो ब्रिटेन है वो अपने आप को इनसे बाहर कर लिया है। आगे यूरो, यानी कि मुद्रा यूरो को सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसके अलावा सदस्य देशों में थोड़ी बहुत तालमेल की कमी भी है। आगे देखा जाए तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है, ठीक है, और आगे चल के 2020 में ये अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान से क्या अभिप्राय है। आप समझते हैं आसियान, पहले हमने यूरोपीय संघ की बात कर ली, अब हम बात करेंगे आसियान की। तो देखिए आसियान का सबसे पहली चीज तो आपको याद होना चाहिए फुल फॉर्म, तो इंग्लिश में याद कर लीजिए चाहे हिंदी में याद कर लीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, साउथ का मतलब होता है दक्षिणी, ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी, एशियाई का मतलब एशियन का मतलब एशियाई हो गया, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक प्रकार का संगठन है। क्या संगठन है? आसियान। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। तो देखिए क्या लिखा है, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संस्था है जिसकी स्थापना वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट और इन देशों के क्षेत्रों के पारस्परिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया है। आपको याद कैसे करना है इस चीज को बता दूं, वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट, और इन देशों में जो भी आसियान में जो शामिल देश हैं उन देशों में उन्होंने ये सोचा कि अब हम ना साथ मिलकर एक प्रकार का यूनियन बना लेंगे, एक प्रकार का गठबंधन बना लेंगे, जिसकी वजह से हम तेजी से तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि पता है जब आप एक ग्रुप बना के, एक टीम बना के काम करते हो तो आप तरक्की इजीली कर सकते हो। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा कि जो हमारे देश में वियतनाम संकट हुआ है, जो कंबोडिया संकट हुआ है, ठीक है, तो अब इन संकटों को हटाकर हमें परस्पर प्रयत्न करना चाहिए। किस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए? विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इन्होंने इस चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन बनाया, और आगे चल के अगस्त 1967 में इस चीज का निर्माण हुआ, जिसमें 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसका नाम है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, और आगे चल के 5 देश और इसमें शामिल हो गए, जिसकी वजह से आसियान में टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 10 देश हैं। अब बात करेंगे इसके उद्देश्य की। तो देखिए सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। किस किस चीज को? आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक सहयोग को, यानी कि ये जो देश है आपस में सहयोग करेंगे, ये 10 देश है आपस में सहयोग करेंगे। दूसरा, इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाया जाए, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय शक्ति और सुरक्षा को स्थापित की जाए। एक तो शक्ति को बढ़ाओ और दूसरी बात सुरक्षा को बढ़ाया जाए। आगे कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग करना। साथ ही साथ देखा जाए किसी एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। ये देखिए किसी भी क्षेत्रीय संगठन का एक चीज होता है कि अगर मान लो कि अगर एक यूनियन है 6 देशों की, तो जाहिर सी बात है अगर एक देश पे आक्रमण होगा तो बाकी के जो
5 हैं वो इसका सपोर्ट करेंगे ताकि ये दूसरे से युद्ध जीत पाए। तो यही चीज लिखा है। आगे, सदस्य देशों में परस्पर मतभेद के समय शांतिपूर्ण और बातचीत के द्वारा हल किया जाए। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये तो दूसरे से लड़ने की बात थी जब सभी देशों ने सहयोग किया, लेकिन अगर सपोज आपस में ही कोई अनबन हो जाए, इस देश से इस देश में अनबन हो जाए, तो इस स्थिति में क्या करना है, हमें बातचीत के द्वारा चीजों का सॉल्यूशन करना है। तो यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको तेजी से पढ़ाया जा रहा है इस वजह से क्योंकि क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कवरअप कराना है, और आप सारी चीज डिटेल्स में अगर चाहते हैं तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ब्रिक्स। ब्रिक्स से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो अब देखिए, ब्रिक्स, बी मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब होता है चाइना, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। यानी कि अगर कहा जाए तो ये जो ब्रिक्स है ना, ये देशों का नाम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ब्रिक्स एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे 5 देश, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और राजनीतिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस चीज का निर्माण किया गया है। यानी कि जो 5 देश है ना, इन देशों में आपस के बीच में जो व्यापार है उस चीज को बढ़ावा दिया जाए, राजनीतिक चीजें उस चीज को बढ़ावा दिया जाए, सांस्कृतिक चीजें उस चीज को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। स्टार्टिंग जब हुई थी तो 2006 में इसकी बैठक हुई थी, आगे चल के 2009 में इस चीज को निर्माण किया गया था, और जो 2010 है इसमें ये जो दक्षिण अफ्रीका है इस चीज को शामिल किया गया था। यानी कि कहा जाए तो 2009 में जिस टाइम पे इस चीज का निर्माण हुआ उस टाइम पे 4 देश थे, और आगे चल के 2010 में एक देश और शामिल हो गया, तो इस वजह से इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ब्रिक्स को पहले ब्रिक बोला जाता था, यानी कि एस नहीं जुड़ा था, जब इसमें एस जुड़ गया तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, ब्रिक्स बोला गया, ठीक है। आगे, ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में रूस में हुई थी। इसका गठन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। आगे 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें जोड़ दिया गया, इस वजह से ब्रिक्स से बनके ये ब्रिक्स का नाम पड़ गया था, ठीक है। यानी कि ब्रिक्स से अब ब्रिक्स हो गया था। आगे, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्यों की अगर मैं बात करूं तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की मांग। क्यों सुधार लाने की मांग, पहले इस चीज को देखिए। अभी हमने देखिए पीछे क्या बात किया है, पीछे हमने बात किया है कि यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। 5 ऐसे देश है जो स्थायी रूप से, यानी कि कभी चेंज नहीं होते हैं, ये फिक्स रहते हैं, और ये जो 5 देश बोल देते हैं वो काम होकर ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब सभी लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है उस चीज को बढ़ाई जाए। इसी वजह से ब्रिक भी हमेशा उस चीज में सहयोग करता है, सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की बार बार बात करता है। दूसरा, आयात और निर्यात को सरल बनाना, आपसी सहयोग द्वारा विकास की गति में तेजी लाना, एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, चुनौती का मिलजुल कर सामना करना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। किसी भी एक संगठन का अगर आप उद्देश्य अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो बाकियों में भी उस चीज का पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके उद्देश्य लगभग लमसम एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होते हैं, ठीक है। और आगे देखिए क्या होता है, एक नोट करने वाली बात क्या है कि ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया है जिसका नाम है एनडीबी, ठीक है। अब एनडीबी बैंक का गठन, इस चीज को समझते हैं कि एनडीबी जो बैंक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में एसबीआई है, हमारे देश में कर्नाटका बैंक है, हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंटेड बैंक है, तो ऐसे ही एनडीबी बैंक बनाया गया था देशों के लिए। तो देखिए, भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों को एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था। 2014 में इसका गठन हुआ। एनडीबी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है, जो कि चीन में स्थित है। आगे, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। वर्तमान में इसके सदस्य जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, केवी कामथ इनका नाम है, जो कि भारतीय है। तो अब देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एनडीबी बैंक बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो भारत ने दिया था। और एनडीबी बैंक बना कब, 2014 में बना। इसके बाद पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन में, यानी कि शंघाई में है। आगे अगर ये पूछा जा सकता है क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में है। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो केवी कामत है, जो कि भारत के ही है। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि बैंक है उनमें कुल पूंजी कितनी है, तो
100 बिलियन डॉलर है, जिसमें 41% हिस्सा चीन का है, 18% हिस्सा भारत का है, ब्राजील का 18% है, रूस का 18% है, और जो दक्षिण अफ्रीका है इसका 5% हिस्सा है एनडीबी बैंक में। ठीक है, इसके कार्य क्या है? तो यह बैंक सदस्य देशों को आसान किस्तों पर लोन देता है, सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव भी देता है, सदस्य देशों की तकनीक प्राप्त करने में सहायता भी करता है। तो इस हिसाब से एनडीबी बैंक का गठन और कार्य हमने सब चीज पढ़ लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं, इस चीज को बताइए। तो भारत और रूस के संबंध हम देखते हैं। तो देखिए, भारत और रूस के जो संबंध है, जैसा कि हमें पता है जिस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय अगर देखा जाए तो जो अमेरिका था, अमेरिका भी पावरफुल था, और इसके अलावा सोवियत जो संघ था, सोवियत संघ था, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल था। दोनों थे ना पावरफुल। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लोज किसके पास था? सोवियत संघ था। और आगे चल के सोवियत संघ का जब विखंडन हो गया तो रूस बना। कौन बना? रूस बना। ठीक है, रूस बना नहीं, मतलब रूस उत्तराधिकारी इस चीज़ का हुआ। तो इस वजह से अगर मैं बात करूँ रूस की, तो स्टार्टिंग से ही रूस के साथ बहुत ही मधुर संबंध है भारत के। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो शीत युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा करीब जो भारत था वो था सोवियत संघ के पास। ठीक है, और इसके अलावा जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उस टाइम के बाद से अमेरिका के साथ भी भारत की बनने लगी थी। तो यही लिखा है कि भारत तथा रूस के जो संबंध है हमेशा से मधुर रहे हैं। आगे, भारत रूस से हथियार खरीदता है। क्या खरीदता है? हथियार। किससे खरीदता है? रूस से खरीदता है। रूस ने सदैव भारत की सहायता भी की है। भारत और रूस दोनों का ही सपना बहुध्रुवी विश्व का है। बहुध्रुवी विश्व का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे देशों का है, बहुत सारे देशों का। मतलब ये नहीं है जैसा कि आपने देखा शीत युद्ध के दौरान आपने क्या देखा था कि सिर्फ दो ही ध्रुव थे, एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। तो भारत हमेशा ये चाहा है कि सिर्फ कुछ ही देशों का विश्व पे कब्जा ना हो, बल्कि सभी देशों का सबका कब्जा हो। मतलब क्या है कि सारे देश अपना स्वतंत्र हैं, जो भी काम करना चाहें वो काम करें, स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश पर मतलब एक तरीके से कंट्रोल ना हो। तो बहुध्रुवी विश्व का है। ठीक है, बहु का मतलब होता है ज्यादा, ध्रुव का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे देश होना चाहिए जो कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पाए। आगे समझते हैं। दोनों देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का समाधान बातचीत के द्वारा किया जाए, यानी कि कोई भी दिक्कत हो तो उस चीज का समाधान कैसे किया जाए? बातचीत के द्वारा किया जाए। आगे, 2001 में भारत रूस समझौते में दोनों देश 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आगे, भारत तेल का आयातक देश है, यानी कि भारत तेल को खरीदता है, और संकट की घड़ी में रूस ने भारत को तेल देकर भारत की सहायता भी की है, और रूस ने भारत के परमाणविक योजना में तथा अंतरिक्ष उद्योग में भी सहायता करता है। यानी कहने का मतलब है भारत और रूस का हमेशा से सहयोग जो मिलता रहा है भारत को। ठीक है, और साथ ही साथ जो संबंध है काफी इसके मधुर रहे हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए यार इस चीज़ को, और इसके साथ साथ आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ को देखें और पढ़ सकें। यार देखो, मोटिव यही है आप लोग को पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ो और कहीं ना कहीं सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो सके और अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, आगे समझते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि इजराइल की सैन्य व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। सैन्य व्यवस्था यानी कि सेना व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो सेना व्यवस्था से पहले हम ये समझते हैं कि इजराइल का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्षेत्रफल क्या है, किस हिसाब से वो है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इजराइल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो ये देश क्या है? छोटा है। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना लिखा है? 22,145 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है टोटल। आगे, यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जनसंख्या रहने वाली है वो है 85 लाख। ठीक है, यानी कि 85 लाख जनसंख्या वहाँ पे रहती है। तो आप देख सकते हो क्षेत्रफल में भी छोटा है और जाहिर सी बात है जनसंख्या में भी कमी है। आगे, इजराइल, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इजराइल जो है यहाँ पे मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो देश है ये एक तरीके से यहूदी देश है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो यहूदी हैं। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश बेशक छोटा है, लेकिन सैन्य क्षमता की अगर बात किया जाए, सेनाओं की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही आगे है।
इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन से मतलब इजराइल किस देश से अलग हुआ था? तो फिलिस्तीन से अलग हुआ था। आगे भारत में अगर बात किया जाए तो 6200 के आसपास यहूदी लोग रहते हैं, और इसके अलावा इजराइल की जो भाषा है वो है हिब्रू। तो ये तो हमने भौगोलिक बनावट पढ़ ली, जहाँ पे हमने ये भी देखा उसका क्षेत्रफल कैसा है और कौन से लोग रहते हैं, किस हिसाब से रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि सैन्य व्यवस्था उनकी कैसी है। तो देखिए, इजराइल की सेना में लगभग कितने लाख सैनिक है? 35 लाख सैनिक है। अब एक सोचने वाली बात क्या है कि टोटल जनसंख्या कितनी है? 85 लाख, और टोटल जो सेनाएं कितनी है? 35 लाख। आप ये देखिए कि आधे से थोड़ा सा कम जो है सेना ही सेना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेनाएं मजबूत होंगी क्योंकि सेना को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इजराइल की सेना में लगभग 85 लाख सैनिक हैं। सेना में महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसके साथ साथ स्कूल में विद्यार्थियों को ही आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत आगे है। और इसके साथ साथ बात किया जाए तो इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं और उसे निर्यात भी किए जाते हैं, उस चीज़ को सेल भी किया जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, यह देश 21वीं शताब्दी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा बुद्धि के मामले में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा विभाग के क्षेत्र में और बुद्धि के मामले में सबसे देश आगे है। नेक्स्ट समझते हैं। अब देखते हैं भारत और इजराइल के संबंध कैसे हैं। तो देखिए, भारत और इजराइल के संबंध कैसे हैं। भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर जो देश है वो है इजराइल। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि रूस के बाद भारत को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला जो देश, हथियार सप्लाई करने वाला देश है वो कौन है? तो इजराइल है। आगे कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग मिला हुआ है। इसके साथ अगर देखा जाए तो सिंचाई के आधुनिक तरीके, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा भारत को हमेशा मदद दी गई है। जल संरक्षण के लिए इजराइल द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांट का भी निर्माण किया गया है ताकि जलों को स्वच्छ करके रखा जा सके, और इस चीज को करने में सबसे ज्यादा भूमिका जो है इजराइल की है। और आगे अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में चल रहे कोरोना वायरस के समय में भी भारत ने इजराइल को कई सारी दवाई निर्यात भी की है, यानी कि दी है। ठीक है ना, तो भारत ने इजराइल को कई सारी दवाइयाँ दी हैं। तो इस वजह से क्या है कि भारत और इजराइल के जो संबंध है काफी अच्छे हैं। ठीक है, आई होप सब समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीन में आधुनिकीकरण कैसे हुआ और वो कैसे उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में सामने आया है। जो चीन है, जो स्टार्टिंग में जो तरक्की कर रहा था वो बहुत ही स्लो कर रहा था। क्या कर रहा था? बहुत ही स्लो कर रहा था। लेकिन उसने कुछ चीजें अपने अर्थव्यवस्था में चेंजेस की, जिसकी वजह से उसकी जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब कौन सी चीजें उसने अपनाया था, उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो चीन एशिया महाद्वीप के कहाँ में है? पूर्व में स्थित है। इसके साथ साथ चीन का विकास पहले की तुलना में अब ज्यादा तेजी से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने कुछ नीतियां निकाली थी। हालांकि आपको पता है कि जो चीन है वो है साम्यवादी देश है। कौन सा देश है? साम्यवादी देश है। लेकिन उसने कुछ चीजों में चेंजेस की जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा तरक्की किया। जैसे एक वहाँ के नेता थे जिनका नाम था देंग श्याओपिंग। ठीक है, ये वहाँ के नेता का नाम था। इन्होंने एक नीति निकाली थी। कौन सी नीति? ओपन डोर की नीति निकाली थी। और कब निकाली थी? 1978 में निकाली थी। मुक्त द्वार की नीति इसको ही बोलते हैं, ओपन डोर इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1978 में मुक्त द्वार की नीति निकाली थी, जिसकी वजह से चीन बहुत ही तेजी से तरक्की करने लगा था। आगे समझते हैं कि अब देखिए चीन क्यों तरक्की करने लगा था, क्योंकि ओपन डोर के हिसाब से अब जो चीन है, चीन ने क्या किया, कई सारे चीज़ों को अपने देश में आने की अनुमति दे दिया कि अगर आप चाहते हो, आप व्यापार करना चाहते हो चीन में, तो आप अपनी एमएनसी कंपनी जो है चीन में स्थापित कर सकते हो। ठीक है, या फिर चीन ने उन सभी चीज़ों का मौका दिया। ठीक है, और आगे चल के चीन ने पूंजीवाद की भी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को अपनाया था, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से वो तरक्की करते चला गया था। इसका एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जिस टाइम पे मैं कार्टून कराऊंगा, जिस टाइम पे मैं इमेजेस करवाऊंगा इन सारे चैप्टरों का, उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक साइकिल है, साइकिल में दो ऐसे करके पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख भी सकते हो। तो एक में है डॉलर का सिंबल बनाया गया है, ठीक है, और एक में कुछ इस हिसाब से चीजें बनाई गई है। तो डॉलर आपको पता है पूंजीवाद का प्रतीक है, और ये जो सिंबल बनाई गई है, चाहे ये वाली जो सिंबल बनाई गई है, ठीक है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक है। तो भारत जो चीन है, चीन ने इन दोनों को अपनाया था, तो इसकी वजह से उसने बहुत ही तेजी से तरक्की किया था। यानी कि उसने पूंजीवाद को भी सपोर्ट किया था, उन्होंने साम्यवादी को भी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उसकी तरक्की धीरे धीरे बढ़ गई थी। देखिए, चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जाता है कि 2040 तक चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। 1973 में चाउ एन लाई, जैसे देंग शाओपिंग थे, ऐसे ही आगे चल के चाउ एन लाई जो थे, उन्होंने 4 चीजों में आधुनिकीकरण किया। कौन सा किया? अच्छा, सबसे पहले चाउ एन लाई सबसे पहले थे 1973 में, और आगे चल के फिर देंग शाओपिंग आए, तो उन्होंने 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। तो इन्होंने भी जो आधुनिकीकरण किया था, तो किन चीजों में किया था? कृषि के क्षेत्रों में किया था, औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया था, सेना में किया था, और इसके अलावा अगर बात किया है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी इन्होंने आधुनिकीकरण किया था, मतलब चेंजेस किए थे, मशीनों का सहारा लिया था, मशीनीकरण किया था, जिसकी वजह से उनकी तरक्की धीरे धीरे होती चली गई। आगे, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था, और शॉक थेरेपी का आपको मतलब ही पता है कि साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवाद को चले जाना। लेकिन फिर भी उसने जो अपना विकास किया था वो चरणबद्ध तरीके से किया था। कैसे किया था? चरणबद्ध तरीके से उसने अपना विकास किया था। आगे देखते हैं, इसने जैसे 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया था, 1998 में इसने उद्योगों का निजीकरण कर दिया था। निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट लोगों को दे देना, प्राइवेट लोग अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे। तो इसने बहुत सारी चीजों में चेंजेस की, जिसकी वजह से चीन आधुनिकीकरण तेजी से होती चली गई। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चीन ने 1970 के दशक में कौन कौन सी चीजों में चेंजेस किया, तो आप इसमें लिख सकते हो कि 1973 में चाउ एन लाई ने इन सारी चीजों में चेंजेस किए। उसके बाद 1978 में देंग शाओपिंग जो थे, इन्होंने मुक्त द्वार की नीति निकाली थी। इसके अलावा 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। तो आप ये सारी चीजें आप बता सकते हो, जिसकी वजह से चीन तेजी से डेवलपमेंट करने लगा। इसके अलावा एक नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि चीन जो है वो विश्व व्यापार में शामिल कब हुआ, यानी कि इन संगठन में शामिल कब हुआ? तो एक कब हुआ था? 2001 में हुआ था। तो इस चीजों को याद करके रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला देखते हैं, लिखा है कि सार्क से क्या अभिप्राय है, सार्क की स्थापना का महत्व लिखिए। तो सार्क एस से होता है साउथ, ए से होता है एशियन, ए से होता है एसोसिएशन, आर से होता है रीजनल, सी से होता है कॉर्पोरेशन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, याद करके रखिएगा, चाहे हिंदी में याद कर लीजिए, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, आगे समझते हैं इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ढाका में हुई थी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश इसमें कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ठीक है, और आगे चल के अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो स्टार्टिंग में 7 देश थे, लेकिन आगे चल के इसमें एक देश को और शामिल कर लिया गया था। इस वजह से कितने हो गए? 8 देश हो गए। ठीक है, आगे समझते हैं सार्क की स्थापना का महत्व क्या है। अब देखिए सार्क एक्चुअल में बनाया क्यों गया, उद्देश्य क्या है इस चीज के। तो देखिए क्या लिखा है, सार्क संगठन ने दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण करने के लिए और इनकी आजीविका स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि इस चीज को बनाने का एक तरीके से मतलब सार्क को बनाया है ताकि उनकी आजीविका स्तर अच्छी हो पाए और वो धीरे धीरे कल्याण कर पाए। आगे, इसके द्वारा इस क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि ये इस वजह से सार्क का निर्माण किए हैं ताकि उनका विकास हो पाए, समाज में उनकी प्रगति हो जाए, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक जो चीज है उसमें भी उन्नति हो। ठीक है, इस वजह से इसका निर्माण किया गया है। आगे, इस संगठन के द्वारा दक्षिणी एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ अगर बात किया तो सार्क के गठन के सभी 7 देश, अब 7 नहीं, यहाँ पे 8 लोग हैं तो ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि एक देश तो और बढ़ गया है।
तो सार्क के गठन में सभी 7 देश या 8 देश की आपसी समस्याओं को परस्पर विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। कि ये जो अब इसमें जितने भी देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं, ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपस में बात करके लेंगे, और एक देश पे आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझाया जाएगा और सभी मिलकर मुकाबला करेंगे। तो इन सभी चीजों में जो सार्क है ध्यान दिया और आगे करके सार्क का निर्माण किया गया। तो इसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका महत्व है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब समझते हैं कि यूरोपीय संघ की कोई 4 साझी विशेषताएं बताइए। साझी का मतलब समझते हो आप क्या होता है? साझी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो सबकी हो। जैसे मान लो कि 5 देशों ने मिलकर कोई किसी चीज को खरीदा है, जैसे मान लो 5 दोस्तों ने मिलकर एक बाइक खरीदा है। क्या खरीदा है? बाइक खरीदा है। तो आप एक बात बताइए कि इस बाइक पे किसका अधिकार है? तो आप कहोगे 5 का अधिकार है। तो जब 5 का ही अधिकार है तो इसी का मतलब होता है कि ये जो बाइक है वो किसमें है? साझे में है। तो ऐसे ही यूरोपीय संघ की कौन सी 4 साझी विशेषताएं हैं? तो 4 साझी विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यूरोपीय संघ ने मिलकर बहुत सारे काम किए। जैसे यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो सभी का ही है, सारे यूरोपीय देशों का है। दूसरी बात राष्ट्रगान भी है, स्थापना दिवस भी है, मुद्रा भी है, वो सभी का ही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विशेष और सुरक्षा नीति को बना ली है। नए सदस्य देशों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरों में भी विस्तार किया है। अगर बात किया जाए तो सबने मिलकर नए सदस्य देशों को भी शामिल होने का एक मौका दिया है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और इसका सकल घरेलू उत्पादन कितना था? 12,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो अमेरिका से भी थोड़ा अधिक था। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुनी है। तो ये सब साझा मिलकर ही तो आगे कर रहे हैं, नहीं तो अगर यूरोपीय संघ के एक एक देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होते तो शायद इतना तरक्की नहीं कर पाते। तो सारे जो देश हैं यूरोप के जो भी देश हैं, उन देशों ने मिलकर आपस में एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो सबको ही पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ है। आगे यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया है कि ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश है। ठीक है, यूरोपीय संघ के अनेक देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों में है। अब ये जो ब्रिटेन और फ्रांस है ये क्या स्थायी सदस्य देश है, और जो यूरोपीय संघ के और भी जो सदस्य देश है ना, वो इसके अस्थायी जो सदस्य हैं उनमें भी शामिल है। तो आप ये देख सकते हो कि इन देशों ने हर एक जगहों पे अपना एक महत्व, अपना एक इम्पोर्टेंस बना रखा है। आगे समझते हैं। 16वां लिखा है कि यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण है, यानी कि यूरोपीय संघ को आखिर में बनाया क्यों गया। तो इसके बनाने के पीछे रीजन यही है कि आप देखते हो कि कोई भी संघ बनाने के पीछे रीजन होता है कि कोई एक देश अकेले तरक्की नहीं कर सकता है, तो ये चाहता है कि दूसरे देश के साथ मिलकर, सारे मिल जाते हैं अगर, तो सभी देश मिलकर आपस में तरक्की करेंगे, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इसके निम्नलिखित कारण है। दूसरे विश्व युद्ध की मार से त्रस्त और पस्त यूरोप देश की अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशीलता बनाना आवश्यक हो गया था, और यूरोप के इन देशों ने सबसे पहले इस्पात कोयले की कमी महसूस की, और आगे चल के इन्होंने उनके उद्योग और कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। यानी कि आप देख सकते हो कि इस्पात और कोयले में कमी आ गई थी, और आगे चल के इसके जो उद्योग थे, जो कारखाने थे, वो भी बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। अतः सबसे पहले अप्रैल 1951 को यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय का गठन हुआ, यानी कि यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय का गठन हुआ, जिसकी वजह से इन कारखानों को कोयला और इस्पात मिलने लगा, जिसकी वजह से ये भी तरक्की करने लगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो, कोई देश अकेले तरक्की नहीं कर सकता है, इसी वजह से ये देश अन्य देशों के साथ मिलकर तरक्की करना चाहता है। आगे परमाणु ऊर्जा व्यापार बढ़ाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि EEC को यूरोपीय ऊर्जा समुदाय बनाया गया था। आगे अतः इन समुदायों को
यूरोपीय संघ में फरवरी 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि से विलीन कर दिया गया था। यानी कि एक तरीके से मास्ट्रिक्ट एक संधि आई थी जिसपे सारे देशों ने हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षर करने के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण कर लिया गया। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो 1951 में यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय बनाया गया था। ऐसे ही बहुत सारे समुदायों का निर्माण किया गया था और आगे चल के एक मास्ट्रिक्ट संधि आई थी जिसपे सारे यूरोपीय देश ने साइन कर दिया और इस तरीके से यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि कुछ चीज़ों में कमियां आई थी जिसकी वजह से सारे देशों ने मिलकर सोचा कि हम इसका मुकाबला सारे मिलकर करेंगे, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब इसमें डेट याद करके रखिएगा, 1992 में इस चीज़ का गठन हुआ था। आगे समझते हैं ओपन डोर की नीति यानी कि खुले द्वार की नीति क्या है। तो देखिए, खुले द्वार की नीति जैसा कि मैंने आपको पहले समझा दिया, 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर की नीति निकाली थी, जिसके बाद चीन में अद्भुत प्रगति की गई। अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में जो चीन था वो उभरा और यह तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता चलता है। यानी कि ओपन डोर की वजह से जो चीन में जो तेजी देखने को मिली, उन सभी चीज़ों से हम ये देख सकते हैं कि जो विकास की और रफ्तार है ना चीन की, वो बहुत ही तेजी से हो रहा है और आने वाले टाइम में जो चीन है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है और एक अंदाजे के अनुसार बताया जाए तो 2040 में ऐसा माना जाता है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम समझ लेते हैं, जिसके साथ साथ इस चैप्टर का ओवर हो जाएगा। अब समझते हैं कि भारत और चीन के संबंधों की चर्चा कीजिए, यानी कि भारत और चीन के संबंध क्या है। तो देखिए, प्राचीन काल से ही भारत और चीन के आपसी संबंध बहुत ही मित्रतापूर्वक रहे हैं। 1949 में चीन में जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो भारत ने उस चीज को मान्यता दे दी थी। 1951 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और उसके साथ उनका स्वागत किया गया था। ठीक है, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है और उस टाइम पे भारत को हार का सामना करना पड़ता है। ये थोड़ी सी स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। जैसे तिब्बत के जो नेता थे जिनका नाम था दलाई लामा, तो चीन ने क्या किया, चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना सोचा। तो उस टाइम पे तिब्बत के जो नेता थे वो भारत में आके शरण ले लिए थे और भारत से उन्होंने हेल्प मांगी। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, भारत ने तिब्बत के नेता को हेल्प तो दे दी, लेकिन चीन को ये गलत लगा। उन्होंने ये कहा आप मेरे कामों में टांग मत लड़ाओ। चीन ने ऐसी चीजें कहा, लेकिन भारत का हमेशा यही रहा है कि भारत से भी जब भी किसी भी देश ने सहायता मांगी है तो भारत ने दी है। इस वजह से भारत ने तिब्बत के जो नेता थे दलाई लामा की सहायता की, लेकिन चीन को ये गलत लगा और चीन ने फिर आक्रमण कर दिया 1962 में। लेकिन पहले की बात किया जाए तो भारत और चीन का जो संबंध था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बात करूँ, अब देखिए आगे समझ में आएगा। दोनों देशों ने पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए थे और कब किए थे, 29 अप्रैल 1954 में किए थे, जिसकी वजह से संबंध और अधिक मजबूत हो गए थे। अब देखिए, पंचशील जो समझौता किया गया था, पंचशील समझौता का मतलब होता है, पंच का मतलब होता है पांच समझौते किए गए थे किसके बीच में, चीन और भारत के बीच में। जैसे भारत और चीन एक दूसरे के मामले में कभी भी टांग नहीं लड़ाएंगे। भारत में कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी जिसकी वजह से चीन को बुरा लगे, चीन में ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी जिसकी वजह से भारत को बुरा लगे। तो इन सभी चीजों पर हस्ताक्षर किया गया था ताकि एक दूसरे देश में संबंध अच्छे स्थापित हो पाए। लेकिन 1962 में जब तिब्बत वाला जो सीन हुआ था ना, जब दलाई लामा भारत में आके शरण ले लिया था और भारत ने जब सपोर्ट दे दिया था, तो उस टाइम पे चीन ने ये सोचा कि ये पंचशील समझौते पर जो हमने हस्ताक्षर किया था उस चीज़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आगे चल के फिर लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे 1957 में तिब्बत के नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ली। तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद चीन ने भारत की सीमाओं पर पक्की सड़कें बना ली। 1962 में भारत पर हमला बोल दिया। ठीक है, युद्ध आगे चल के रुक तो गया, लेकिन दोनों देशों के जो संबंध थे वो बिगड़ गए। और इसके बाद 1965 में और 1961 में जब पाकिस्तान के साथ
जो लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे जो चीन है वो हमेशा सपोर्ट किसका किया था, पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसी वजह से लिखा है कि भारत पाक युद्ध के दौरान चीन का जो व्यवहार था भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। ठीक है, आगे चल के इसके बाद संबंधों में कुछ सुधार आया था। जैसे क्या संबंधों में सुधार आया था, तो 1976 ईस्वी में फिर से चीन में भारत का राजदूत भेजा गया, यानी कि कोई ना कोई सदस्य को भेजा गया चीन में। और 1985 ईस्वी में चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता हुआ और आगे चल के चीन ने भारत को कोयला, तेल आदि देने के लिए मंजूर हो गया और भारत से उसने कच्ची लौह धातु चीनी उद्योग में काम आने वाली मशीनें लेना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो संबंध धीरे धीरे आगे चल के अच्छा होने लगा। आगे समझते हैं। 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन दौरे पर गए थे और इसके अलावा 2014 की अगर बात किया जाए तो सितंबर 2014 में शी जिनपिंग भारत आए थे और नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद में उनका स्वागत किया था, यानी कि अहमदाबाद में उनका स्वागत किया था। और चीन ने 5 साल के भीतर भारत में 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के निवेश का वादा किया है। तो जैसा कि पता है कि भारत बहुत सारे विदेश दौरों पर गए थे, जिसकी वजह से संबंध भारत और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किए और काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित किए, जिसमें से एक चीन भी था। और चीन ने वादा किया कि 5 साल के अंदर अंदर मैं 20 बिलियन डॉलर निवेश करूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बीच में जो संबंध थे थोड़े से अनबन रहे, लेकिन आगे चल के सारा चीज़ सही हो गया था। मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला चीन दौरा हुआ। अक्टूबर में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात गोवा में ब्रिक्स देशों की बैठक में हुई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्रिक्स को लेकर, क्योंकि इसमें सी मतलब चाइना भी तो है ब्रिक्स में, तो इस वजह से जो संबंध काफ़ी अच्छे अब हो गए। ठीक है, लेकिन बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। और अभी बीच में आपने देखा था हाल फिलहाल में जो चीनी सामान थे उस चीज़ पर रोक भी लगाया गया था, ऐपों को बैन कर दिया गया था, चीनी ऐपों को। तो उन सभी चीज़ों को भी आप इसमें लिख सकते हो कि संबंधों में ये भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा चीज़ आपका कवरअप हो गया। 17 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप से आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो चैप्टर की सेपरेट वीडियो आपको मिले तो विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे चले जाइए। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंडों में भेजिए। ठीक है, ताकि उनको भी सारी चीज़ पता लग पाए, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय।